नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के चुनावी रण में भरी हुंकार। आरा और नवादा में आरजेडी कांग्रेस पर जमकर किया प्रहार। कहा, आज विकसित बिहार के संकल्प के साथ पूरा एनडीए एकजुट होकर बढ़ रहा है आगे, जबकि कांग्रेस आरजेडी में मचा हुआ है घमासान। अमित शाह ने मुजफ्फरपुर और वैशाली में एनडीए को भारी मतों से जिताने की अपील करते हुए जंगल राज की दिलाई याद। राहुल गांधी ने बेगूसराय में महागठबंधन की सरकार बनने का किया दावा, तो तेजस्वी भी प्रचार में जुटे। पंजाब में मान सरकार पर तानाशाही का आरोप। राज्य के कई हिस्सों में घंटों बाधित रहा अखबारों का वितरण। आप सांसद स्वाति मालीवाल ने कहा, तानाशाही चरम पर, तो कांग्रेस ने भी प्रेस की स्वतंत्रता का उठाया सवाल। इसरो एक बार फिर इतिहास रचने को तैयार। देश के अब तक के सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-03 लॉन्च की उल्टी गिनती जारी। नेवी की बढ़ेगी ताकत। और आईसीसी महिला विश्व कप के खिताबी मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका का टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला। टीम इंडिया में कोई परिवर्तन नहीं। बारिश के कारण देर से शुरू हो रहा मुकाबला। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के नवादा में एनडीए की विशाल जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद सरकारों ने छोटे किसानों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया। पीएम ने कहा कि बीते 11 वर्ष में उनकी सरकार ने छोटे किसानों को कृषि नीति के केंद्र में रखा है। पीएम ने किसान सम्मान निधि में 3,000 रुपए अतिरिक्त जोड़ने के एनडीए के संकल्प का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि कांग्रेस आरजेडी का दौर होता तो बिहार के किसानों को उनके हक का ये पैसा मिल नहीं पाता। पीएम ने कांग्रेस और आरजेडी पर परिवारवाद को लेकर जमकर कटाक्ष किया। आजकल ये दोनों दल एक दूसरे के बाल नोचने में लगे हैं। और तो खबर ये है कि हर बूथ पर कांग्रेस के लोगों ने आरजेडी को हराने की ठान ली है। आप देखिएगा, 11 तारीख को दूसरे चरण का मतदान खत्म होते ही कांग्रेस आरजेडी एक दूसरे का क्या हाल करते हैं, माथे फोड़ना शुरू कर देंगे। और वहीं पीएम ने कहा कि केंद्र सरकार माओवादी, आतंकवाद जैसी चुनौतियों से तेजी से निपट रही है। इसे देखकर अर्बन नक्सलों की नींद उड़ी हुई है। प्रधानमंत्री ने आरजेडी दौर के जंगल राज का भी जिक्र किया। उनकी एक ही पहचान थी, कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, कुशासन और करप्शन। ये था कि नहीं था भाई? यही उनकी पहचान थी कि नहीं थी? हर गली मोहल्ले में कट्टा चलता था कि नहीं चलता था? आए दिन कट्टे का खेल होता था कि नहीं होता था? जंगल राज की निशानियों ने मगध के गौरव पर नरसंहार का, समाज के में बंटवारे का दाग लगा दिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के आरा में एनडीए की विशाल जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार ने फिर एक बार एनडीए सरकार का संकल्प ले लिया है। पीएम ने कहा कि जंगल राज वाले इस बार सबसे करारी हार का रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने विपक्षी महागठबंधन के चुनावी घोषणा पत्र को झूठ का दस्तावेज बताया। पीएम ने कहा कि विकसित बिहार ही एनडीए का संकल्प है। हमारा संकल्प है, बिहार का युवा बिहार में ही काम करेगा, बिहार का नाम करेगा। इसके लिए आने वाले वर्षों में एक
करोड़ रोजगार देने का ऐलान किया गया है। और सिर्फ ऐलान किया ऐसा नहीं है, ये कैसे होगा इसका प्लान भी जनता जनार्दन के सामने रख दिया गया है। और पीएम ने 1984 के सिख विरोधी दंगों का उल्लेख करते हुए कहा कि कांग्रेस को अपने पापों का कोई पछतावा नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आरजेडी कांग्रेस आस्था का अपमान करने में एक्सपर्ट है। पीएम ने छठ महापर्व पर अपमानजनक टिप्पणी के लिए राहुल गांधी की कड़ी आलोचना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए पूरी तरह एकजुट है, जबकि कांग्रेस आरजेडी में घमासान मचा हुआ है। नामांकन वापस लेने से एक दिन पहले बिहार में बंद कमरे में गुंडागर्दी का खेल खेला गया था। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि सीएम पद पर आरजेडी के नेता का नाम तय हो, लेकिन आरजेडी ने भी मौका छोड़ा नहीं। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। घोषणा करवा के रहे, फिर जबरदस्ती कांग्रेस से सीएम उम्मीदवार को समर्थन की घोषणा कराई गई, कट्टा रख करके। साथियों, आरजेडी कांग्रेस में झगड़ा भयंकर बढ़ गया है। ना घोषणा पत्र में कांग्रेस की सुनी गई, न प्रचार में उनकी पूछ हो रही है। चुनाव से पहले ही इतनी घृणा बढ़ गई है कि चुनाव के बाद ये एक दूसरे का सिर फोड़ने लगेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी बिहार की राजधानी पटना में रोड शो करने वाले हैं। रोड शो की तैयारी को लेकर पटना साहिब के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने डीडी न्यूज के साथ विशेष बातचीत की। डीडी न्यूज से बातचीत में रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर तंज कसा और कहा कि राहुल गांधी बिहार में आकर छठी मैया का अपमान करते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पटना साहिब के सांसद वरिष्ठ भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद की कंस्टिट्यूएंसी पटना साहिब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर बाद रोड शो करने वाले हैं। रविशंकर जी हमारे साथ हैं। सर, कितना बड़ा क्षण है, आपके कंस्टिट्यूएंसी में पीएम आ रहे हैं। बहुत स्वागत है हमारे प्रधानमंत्री का। वो दुनिया के लोकप्रिय नेता हैं और बिहार से तो प्रेम करते हैं, और ये मेरा लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ आ रहे हैं। मेरे चुनाव में भी आए थे वो, तो आज जनता पूरे स्वागत करने को तैयार है उनके लिए। जैसे सर देखते हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी बेगूसराय में कल थी, प्रियंका आज राहुल हैं। अब दोनों तरफ से जो आजमाइश हो रही है, कितनी उम्मीदें हैं एनडीए को लेकर? एक बात आप नोट कर लीजिए, आपसे मैं 14 को बात करूंगा। बिहार का चुनाव ऐतिहासिक होगा, रिजल्ट निर्णायक होगा, प्रभावी होगा, और विपक्ष की क्या स्थिति होगी आपको बताऊंगा। लेकिन एक बात अभी से कह देता हूं, कांग्रेस पार्टी का सफाया होगा। राहुल गांधी जिस तरीके से अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, छठ पूजा को लेकर के उन्होंने बयान दिया, उस पर क्या प्रतिक्रिया है रविशंकर? बहुत मैं भर्त्सना करता हूं। राहुल गांधी यही कांग्रेस के नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, यही संस्कार है उनके। छठी मैया का अपमान करते हैं। कोई उनको सिखाएगा कि कैसे कितना बोला जाए, क्या बोला जाए? छठी मैया, ठेकुआ, ये सब राजनीतिक विरोध से ऊपर है। रविशंकर प्रसाद जो पटना साहिब के सांसद हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, और उनका साफ तौर पर कहना है कि राहुल गांधी को ट्रेनिंग लेनी चाहिए। जिस तरीके से छठी मैया का वो अपमान कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं ये दिखता है कि वो विपक्ष के नेता के लायक नहीं है। कैमरामैन मोर मुकुट शर्मा के साथ पटना से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। और वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह लगातार बिहार चुनाव के प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में अमित शाह ने आज मुजफ्फरपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने जनता से जंगल राज के खिलाफ वोट करने की अपील की।
मैं मुजफ्फरपुर वालों को कहने आया हूं, आपका वोट किसी प्रत्याशी को विधायक बनाने के लिए, किसी को मंत्री बनाने के लिए मत दीजिएगा। आपका वोट बिहार को जंगल राज से बचाने के लिए देना। ये लालू राबड़ी के समय में 15 साल में बिहार का जो पतन हुआ, वही जंगल राज आज कपड़े, चेहरा और भेष बदलकर फिर से आने वाला है। और वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वैशाली में भी एक जनसभा को संबोधित किया। मंच से शाह ने हुंकार भरी और विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली और बिहार दोनों की ही कुर्सियां खाली नहीं हैं। ना तेजस्वी मुख्यमंत्री बन सकेंगे और ना ही राहुल प्रधानमंत्री। लालू जी चाहते हैं कि उनका बेटा मुख्यमंत्री बने और सोनिया जी चाहती है उनका बेटा प्रधानमंत्री बने। मैं आज महुआ में कहकर जाता हूं, भाई लालू जी, ना आपका बेटा मुख्यमंत्री बनने वाला है, ना सोनिया जी का बेटा प्रधानमंत्री बनने वाला है। बिहार में मुख्यमंत्री का और दिल्ली में प्रधानमंत्री का पद खाली नहीं है। यहां पर नीतीश कुमार जी बैठे हैं और वहां पर नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं। नरेंद्र मोदी। और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बिहार के बेगूसराय में बड़ा दावा किया है, जिसमें उन्होंने बिहार के लोगों को गारंटी देते हुए कहा कि जिस दिन केंद्र में इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी, हम नालंदा विश्वविद्यालय की तर्ज पर विश्वविद्यालय खोलेंगे, जहां दुनिया भर से छात्र आएंगे और दाखिला लेंगे। जैसे यहाँ पे हमारी गठबंधन की सरकार आएगी, जीतेगी, और हम आपको पूरी की पूरी तरीके से दम लगाकर बेहतरीन शिक्षा देने वाले हैं। मैं आपको पर्सनली गारंटी देता हूं और इसको आप याद रखिए, जिस दिन दिल्ली में यूपी इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, उस दिन मैं आपको बता रहा हूं कि नालंदा यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी फिर से बिहार में खोलूंगा। और बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ताबड़तोड़ प्रचार में जुटे हुए हैं। एक ही दिन में तेजस्वी यादव कई रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने लखीसराय की सूर्यगढ़ा सीट पर जनसभा को संबोधित किया। वहीं पटना जिले की मोकामा विधानसभा सीट पर तेजस्वी यादव जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। मोकामा में अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद तेजस्वी यादव का चुनाव प्रचार करने पहुंचना समीकरणों को बदलने वाला हो सकता है। वहीं आरजेडी नेता ने बेगूसराय में भी प्रचार किया और सभी जगह बिहार के लोगों को हर घर में सरकारी नौकरी देने का वादा दोहराया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कानपुर में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव पूरी तरह से शांतिपूर्ण, पारदर्शी और निष्पक्ष माहौल में संपन्न होंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के लिए ना कोई पक्ष है ना ही विपक्ष है, बल्कि सब समकक्ष है। उन्होंने सभी मतदाताओं से मतदान में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया। मैं एक बार स्पष्ट करना चाहता हूं कि चुनाव आयोग के लिए न कोई पक्ष है न कोई विपक्ष है, सब समकक्ष हैं। पहले चरण का चुनाव 6 नवंबर को होगा और दूसरे चरण का मतदान 11 को होगा और काउंटिंग 14 नवंबर को होगी। सबसे पहले मैं सभी बिहार के मतदाताओं से यह आह्वान करना चाहता हूं कि आइए चुनाव के इस पर्व को सभी लोग मिलकर मनाएं और सभी लोग अपने मत का प्रयोग करने जरूर आएं। और बिहार में मोकामा हिंसा मामले
के हवाले से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि चुनाव में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार में सुरक्षित और पारदर्शी मतदान की सभी तैयारियां कर ली गई हैं और बिहार विधानसभा चुनाव दुनिया के लिए एक मिसाल बनेगा। Election Commission has zero tolerance towards violence. हिंसा की कोई भी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सामान्य मतदाता शांतिपूर्वक अपनी स्वेच्छा के अनुसार पारदर्शी तरीके से मतदान कर पाए। चुनाव आयोग उसके लिए पूरी तरह तैयार है। हमारे 243 रिटर्निंग ऑफिसर्स, उतने ही ऑब्जर्वर्स, हर जिले में जिला कलेक्टर्स, हर जिले में पुलिस के हमारे जिला अधिकारी, एसपी, एसएसपी, पुलिस ऑब्जर्वर्स, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स सब तैयार हैं और आशा है कि बिहार में होने वाले ये चुनाव न केवल पारदर्शिता के लिए बल्कि सक्षमता के लिए, सरलता के लिए और पर्व के रूप में मनाए जाने के लिए न केवल भारत के लिए एक नज़ीर होंगे बल्कि विश्व के लिए भी एक नज़ीर बनकर दिखाएंगे। और खेल के मैदान से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि तीसरे T20 मुकाबले में भारत की रोमांचक जीत हुई है। ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से शिकस्त दी है। 5 मैचों की T20 सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर। वॉशिंगटन सुंदर की शानदार पारी से भारत जीता है। 187 रन के लक्ष्य को भारत ने 19वें ओवर में हासिल कर लिया। भारत के लिए अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट झटके हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। साफ तौर पर देखें, काफी रोमांचक ये पूरा मुकाबला रहा और उसमें अब 1-1 की बराबरी साफ तौर पर नजर आ रही है। और इसके अलावा आपको बता दें कि वॉशिंगटन सुंदर की ये शानदार पारी से ये जीत हासिल हुई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर खेल के मैदान से। गौरव हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। गौरव का ही रुख करते हैं। गौरव, साफ तौर पर काफी दिलचस्प मुकाबला। क्या बड़े पॉइंट्स, क्या बड़े हाईलाइट्स रहे इस पूरे मैच के? देखिए, जाहिर तौर पर गौरव, अगर बात करें तो ये जीत जो थी वो टीम इंडिया के लिए बेहद जरूरी थी, क्योंकि जिस तरह से सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने 1-0 की बढ़त बनाई हुई थी। अगर बात करें पूरी सीरीज की तो पहला मुकाबला जो है वो बारिश की भेंट चढ़ गया था, लेकिन दूसरा जो कि मेलबर्न में खेला गया था वहां पे ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल की थी। और खासतौर से जोश हेजलवुड ने भारतीय कैंप में एक कहना चाहिए कि बड़े खतरे बनकर के वो सामने आए थे। इस मुकाबले में अगर देखें तो जोश हेजलवुड भले ही ऑस्ट्रेलिया टीम के साथ नहीं थे, लेकिन उनके बाकी जो प्लेयर्स थे उन्होंने काफी अच्छे स्कोर किया और अपनी टीम को 186 रन के स्कोर तक पहुंचा दिया था। खासतौर से टिम डेविड ने जिस तरह से बल्लेबाजी की थी तो वो एक उनके लिए एक बड़ा एक आधार बना था इस स्कोर तक पहुंचने के लिए। तो ऐसे में 187 रन के लक्ष्य की जरूरत थी और यहां पर कहना पड़ेगा, टीम इंडिया की तारीफ करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं कि जो टॉप ऑर्डर था, अभिषेक शर्मा की बात करें तो अभिषेक शर्मा ने एक तूफानी शुरुआत जरूर दी थी, लेकिन उसके बाद जिस तरह से भारत के विकेट गिरते गए, लगातार गिर रहे थे, 3 विकेट आपने अपने खो दिए थे, उसके बाद चौथा विकेट भी अक्षर पटेल के रूप में गिर गया था। तो यहां से फिर स्थितियां जो थी वो बदलने लगी थी। लेकिन इसी को कहते हैं कि जब आप टीम वर्क के साथ उतरते हैं मैदान पर तो किस तरह से खुद को संभालते हैं, इसका जो उदाहरण था वो साफ तौर पे आज देखने को मिला। और टीम के जो लोअर जो ऑर्डर है, कहना चाहिए कि जो लोअर मिडिल ऑर्डर है, वहां पर वॉशिंगटन सुंदर ने, उन्हें हमेशा कहा जाता है कि वो एक ऑलराउंडर के तौर पे अपनी पहचान जो है वो बना चुके हैं। हमेशा ऐसे मौके पर जब आपको जरूरत हो, तो जब इस मौके पर कोई खिलाड़ी अपने आप को सामने रखता है तो उसकी एक बड़ी तस्वीर जो है वो आज वॉशिंगटन सुंदर ने पेश की और उन्हें अपनी मैच जिताऊ जो पारी उन्होंने खेली उसके बल पर टीम इंडिया ने सीरीज में जो है वो 1-1 की बराबरी तो यहां पर कर ली है। लेकिन सवाल जो है वो अभी काफी सारे टीम के सामने हैं, क्योंकि आप वनडे से T20 के फॉर्मेट में आए, आपने बेहतर प्रदर्शन जरूर किया, आज मैच में जरूर आप जीते, लेकिन फिर भी यहां पर कुछ सवाल ऐसे हैं जो कि जिनका जवाब जो है वो आने वाले समय में सूर्य कुमार यादव को भी देना होगा। क्योंकि सूर्य कुमार यादव की अगर हम कैप्टनसी की बात करें तो वो उसको एक तरफ रख दिया जाए, लेकिन बल्लेबाजी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो क्लिक नहीं कर पाई। और आज भी उनसे उम्मीद थी ऐसे अहम मौके पर कि वो अपने बल्ले से कुछ रन निकाले, लेकिन आज भी उन्होंने निराश किया।
गनीमत ये रही कि वॉशिंगटन सुंदर ने एक अच्छी पारी खेली और यहाँ से उनका अच्छा बेहतर साथ दिया तिलक वर्मा ने। गौरव, ऐसे में गौरव अगर देखें तो किस प्लेयर के सबसे अच्छा फॉर्म यहाँ पर नजर आया? हम वॉशिंगटन की सुंदर की तो बात कर ही रहे हैं, इसके अलावा कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स थे जिनका फॉर्म बहुत अच्छा रहा? और साफ तौर पर देखें कि कौन सा ऐसा हाईलाइटेड अगर टर्निंग पॉइंट की हम जब बात करते हैं तो वहां पर क्या रहा जिससे इस पूरे मैच में हम देख सकते हैं जिसने और ज्यादा रोमांचक इस पूरे मैच को बना दिया? गौरव, अगर आप भारतीय टीम की अगर पारी की बात करें ना, अगर खास तौर से इस पूरे मैच की अगर बात करें तो जाहिर तौर पर वॉशिंगटन सुंदर की ही जो पारी है उसी के बल पर आप वापस आए हैं। वरना एक समय आपने अपने विकेट जो है वो 14 रन पे अपने 2 विकेट खो दिए थे, उसके बाद 74 पे आप 3 हो गए थे और जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता जा रहा था आपके विकेट जो है उसके बाद अक्षर पटेल के रूप में जब सामने आया था तो आपके 4 विकेट गिर गए थे। तो T20 एक ऐसा फॉर्मेट है जहां पे आप कुछ बहुत ज्यादा सोचना और बहुत ज्यादा समय जो होता है वो आपके पास नहीं होता है, क्योंकि रन रेट जो आस्किंग रन रेट होता है वो हमेशा आगे बढ़ता रहता है और फिर वो एक दबाव का जो है वो काम करता है। ऐसे में इसलिए कहा जा रहा है कि वॉशिंगटन सुंदर की जो पारी रही पूरे मैच को अगर ग्रैब करके देखें तो उसमें से निचोड़ ये निकलता है कि इस एक पारी ने कहीं ना कहीं टीम इंडिया को संभाला भी, टीम इंडिया को एक अच्छा रूप भी दिया, टीम इंडिया को जीत का स्वाद भी दिया और टीम इंडिया को सीरीज में बराबरी पर भी ला दिया। लेकिन फिर वही सवाल है कि केवल वॉशिंगटन सुंदर नहीं, बाकी जो खिलाड़ी हैं जैसे तिलक वर्मा हो गए, जैसे अभिषेक शर्मा हो गए। अभिषेक शर्मा का हमने देखा था कि पीछे उनका परफॉर्मेंस जो था वो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने खुद को सामने रखा था। खासतौर से अगर एशिया कप की बात करें तो वहां पे भी उन्होंने अपने आप को नए तरीके से और जो उनकी एक विस्फोटक पारी रहती है वो कहीं ना कहीं देखने को मिली थी। लेकिन यहाँ पर अभी तक उनके बल्ले से एक जो भरोसेमंद पारी है, जो एक जिस पारी की हमेशा उम्मीद की जाती रही है वो अभी नहीं हुई है। हालांकि इसके साथ ये भी बात है कि पहला जो T20 था वो आपका बारिश के चलते धुल गया था। दूसरे मेलबर्न में जब आपने खेला था तो वहां पे उनका कोई बल्ले से वो खास रन नहीं निकाल पाए थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव, तमाम जानकारियां विस्तार से दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, खबरें और भी हैं, जल्द हाजिर होता है। $10 लाख की लॉटरी मुझे, वाओ! फर्जी ऑफर से सावधान। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कर्नाटक में लालबाग टनल रोड प्रोजेक्ट को लेकर राजनीति गर्मा गई है। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ इस प्रोजेक्ट को लेकर कांग्रेस शासित कर्नाटक सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा का आरोप है कि प्रोजेक्ट की योजना पर्यावरण और सुरक्षा मानकों को नजरअंदाज करती है और जनता के हितों को खतरे में डालती है। भाजपा ने इस प्रोजेक्ट को दिन दहाड़े लूट बताया और आरोप लगाया कि ये रियल एस्टेट के हित में चलाया जा रहा है। पंजाब के लुधियाना में पुलिस ने कई हिस्सों में समाचार पत्रों के वाहनों को रोककर तलाशी शुरू की। हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी समाचार पत्रों के वाहनों को पुलिस थानों के बीच ले जाकर जांच की गई। पुलिस की ये जांच रात 10 बजे से शुरू हुई और सुबह तक जारी रही। समाचार पत्र विक्रेताओं ने कहा कि पुलिस ने उनके फोन भी जब्त कर लिए। लुधियाना में सुबह 4 बजे से ही समाचार पत्रों के वाहन विभिन्न एजेंसियों में पहुंच जाते हैं और इनमें चंडीगढ़ से आने वाले वाहन और लुधियाना से जाने वाले वाहन भी शामिल हैं। लेकिन आज सुबह उन्हें थाने ले जाकर काफी देर तक जांच की गई। क्योंकि वो बम की अफवाह से मेरी गाड़ी पकड़ ली गई है, क्योंकि पता लगा कि हाँ फ्रेश गाड़ी में बम आता है। जमालपुर में पकड़ रखे हैं। 5 बजे से हम खड़े हैं जी यहाँ पर। तो इसका कहना है कि कोई हमारी बड़े बड़े अफसर आएंगे तो चेक करेंगे, उसके बाद हम छोड़ेंगे, देखेंगे क्या है क्या नहीं है। और हाकर लोग जो सप्लाई लेते हैं वो बहुत परेशान हैं जिस समय। और वहीं पंजाब में आज सुबह समाचार पत्रों की गाड़ियों को रोके जाने की घटना पर कांग्रेस के नेता आलोक शर्मा ने आप पर हमला बोला है। आलोक शर्मा ने कहा है कि अपने कारनामों को छिपाने के लिए आम आदमी पार्टी इस तरह के हथकंडे अपना रही है। जिस तरह से डंडे के दम पर
बंदूक के दम पर आप पंजाब में मीडिया को दबाना चाहते हैं, फ्रीडम ऑफ प्रेस को कुचलना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी कड़े शब्दों में इसकी निंदा करती है। जिस तरह से भ्रष्टाचार पंजाब में व्याप्त है, जिस तरह से दिल्ली में व्याप्त था पार्टी केजरीवाल के समय पर, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि अब आप अपने भ्रष्टाचारीपन और अपनी कारगुजारियों को छिपाने के लिए मीडिया का गला घोट रहे हो। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और पंजाब कांग्रेस के विधायक सुखपाल सिंह खैरा ने पंजाब की भगवंत मान सरकार और आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। सुखपाल सिंह खैरा ने पंजाब में बाढ़ प्रभावितों को मुआवजा देने के अरविंद केजरीवाल के दावे को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल पंजाब में बाढ़ प्रभावितों को 100% मुआवजा देने का दावा कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि 1% लोगों को मुआवजा नहीं मिला है। साथ ही उन्होंने आप सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि राजनीति में यह धांधली की पराकाष्ठा है और सरकार बाढ़ राहत के लिए जिलेवार जारी की गई धनराशि पर एक श्वेत पत्र जारी करे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के पहले दिन राष्ट्रपति ने हरिद्वार स्थित पतंजलि विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लिया। राष्ट्रपति ने बेटियों की शिक्षा और भागीदारी पर जोर देते हुए कहा कि देश तभी विकसित राष्ट्र बन सकता है जब बेटों के साथ साथ बेटियों की भी हिस्सेदारी होगी। यहाँ 140 करोड़ जनसंख्या भारत में है, उनमें से 50% महिलाएं, जो हम सपने देख रहे हैं 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाएंगे, तो बेटियां और भाइयों सभी का सहयोग चाहिए, क्योंकि केवल 50% बेटा प्रयास करेंगे और बेटियां पीछे रह जाएंगे तो विकसित भारत का सपना हुए तो अधूरा रह जाएगा। और तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास। We have a magnificent lift-off, the LVM-3 M5 और ये देखिए तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं और काफी महत्वपूर्ण ये पूरा क्षण। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-03 को लॉन्च किया है और आप देख सकते हैं काफी महत्वपूर्ण ये पूरा क्षण और बड़ी उपलब्धि इसरो की इसे माना जा रहा है। चंद्रयान 3 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसे लॉन्च किया गया है। CMS-03 इसे बाहुबली भी कहा जा रहा है क्योंकि अभी तक का सबसे भारी संचार उपग्रह यानी सैटेलाइट इसे माना जा रहा है और उसका प्रक्षेपण किया गया है। तो ये सीधी तस्वीरें श्रीहरिकोटा से हम आपको दिखा रहे हैं। CMS-03 एक बहुबैंड संचार उपग्रह है जो भारतीय भूभाग सहित एक विस्तृत महासागरीय क्षेत्र में अपनी सेवाएं प्रदान करेगा। काफी इससे फायदा होता हुआ नजर आएगा। The Shah's tracking station continue to track the trajectory. फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल। प्रथम चरण का कुल कार्यकाल 126 सेकंड का होगा। तत्पश्चात S-200 बूस्टर शांत हो जाएंगे और उन्हें यान से पृथक कर दिया जाएगा। इस कड़ी में अगला चरण L-110 चरण का प्रज्वलन है। L-110 इंजन स्टार्टेड। जी हाँ, इसकी पुष्टि हो चुकी है। द्वितीय चरण L-110 चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है। We have a confirmation from the Range Operations Director that the second stage L-110 has commenced its operation. L-110 engine performance normal. The two Vikas engines together generating 1600 kilonewtons thrust in its high thrust version. S-200 motors separated. रेंज ऑपरेशन निदेशक ने अभी इसकी पुष्टि की। दोनों S-200 बूस्टर्स को यान से पृथक कर दिया गया है। वर्तमान में L-110 स्टेज जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है प्रज्वलित है और यान को उद्दिष्ट कक्षा की ओर ले जा रहा है। We have had the separation of the S-200 motors and L-110 is currently thrusting. तरल नोदक पर आधारित यह चरण उच्च प्रणोद वाले विकास इंजन की मदद से कुल 1600 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है।
इंजन की अधिकतम प्रभावी क्षमता प्राप्त करने के लिए इसमें ईंधन और ऑक्सीडाइजर का खास अनुपात में मिलाकर प्रज्वलित किया जाता है। इस चरण का प्रज्वलन काल कुछ 200 सेकंड का होगा। स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल। The tracking station at Shah Sriharikota continues to track, and the Port Blair station will start to acquire signals at about T plus 200 seconds onwards. Now we have a separation of payload fairing. जी हाँ, अब यान 115 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है और इस वजह से यह घने वातावरण से बाहर जा चुका है। अब ऊष्मा कवच की आवश्यकता नहीं रह जाती, इसलिए इसे यान से पृथक कर दिया जाता है। The payload fairing has been jettisoned as the rocket has cleared the dense atmosphere. There's no need anymore to give aerodynamic shape to the rocket or to safeguard the satellite against aerodynamic heating. Plus 4 minutes. First stage performance normal. L110 स्टेज वर्तमान में प्रज्वलनरत है। सामान्य निष्पादन करता हुआ द्वितीय चरण LVM-3 रॉकेट का कुछ ही क्षणों में हम देखेंगे। यह L110 स्टेज अपना कार्यकाल समाप्त कर शांत हो जाएगा और कुछ ही उसके पश्चात क्रायो स्टेज का प्रज्वलन शुरू होगा। Cryo stage ignition authorized. While the L110 stage is still operating, the cryo stage ignition has been authorized. For the present mission, L110 stage is scheduled to burn for 197.8 seconds. First stage separated. And here we have a confirmation of the staging event. Cryo stage ignition confirmed. Now the third stage of LVM-3, the cryogenic stage, has commenced its operation. जी हाँ, यहाँ दर्शकों में उल्लास देखा जा सकता है। दर्शक ही नहीं, यहाँ के वैज्ञानिक जो कि सबसे जटिल कहे जाने वाले क्रायोजेनिक इंजन का प्रज्वलन देखकर बहुत ही उत्साहित हैं। यह सफलतापूर्वक प्रज्वलित कर दिया गया है। A jubilant scene here in the Mission Control Center at Sriharikota and also among the visitors gallery. The cryo stage has commenced its operation and it's continuing to operate with 28.6 tons of cumulative propellant loading of liquid hydrogen and liquid oxygen. The engine develops 200 kilonewton thrust. यान अपेक्षित पथ का पूर्णतः अनुकरण करता हुआ उद्दिष्ट कक्षा की ओर जा रहा है। LVM-3 रॉकेट के ऊपरी चरण को हम क्रायोजेनिक अपर स्टेज कहते हैं, क्योंकि इसमें क्रायोजेनिक ईंधन, लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। इस इंजन में गैस टरबाइन की मदद से लगभग 200 किलोन्यूटन का सामान्य प्रणोद उत्पन्न होता है। इस चरण का कार्यकाल लगभग 644 सेकंड का होगा। इस चरण का व्यास 4 मीटर तथा ऊंचाई 13.5 मीटर की होती है। इस चरण में दिशा निर्धारण के लिए इंजन जिम्बल कंट्रोल और रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम्स का प्रयोग किया जाता है। कुल 28.6 टन क्रायो ईंधन का इस्तेमाल इस अंतरिक्ष यान में किया जा रहा है। +7 मिनट्स। क्रायो चरण सबसे जटिल इंजन होता है, क्योंकि क्रायो ईंधन जैसे लिक्विड हाइड्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट -253 डिग्री सेंटीग्रेड और लिक्विड ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट -183 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस तापमान में ईंधन को तरल बनाए रखना तथा इसका कार्यान्वयन करना सबसे जटिल होता है, लेकिन भारत अब इसमें पूरी तरह स्वायत्ता प्राप्त कर चुका है और इस चरण को इसरो नोदन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी द्वारा तैयार तथा परीक्षित किया गया है। यह प्रमोचन पूर्वी दक्षिणी दिशा का है। वर्तमान में पोर्ट ब्लेयर स्थित ग्राउंड स्टेशन हम तक इस यान के आंकड़े उपलब्ध करा रहे हैं।
plus 8 minutes. The satellite for this mission is CMS-03, which is a communication satellite operating on multiple bands. It is meant to provide services over a wide oceanic region, including the Indian landmass. To enable constant visibility of a satellite towards a particular region on Earth, the period of revolution of satellite in orbit should be same as the period of rotation of Earth on its own axis. This practically can be achieved if the satellite is placed at a slot at Cryo stage 36,000 performance kilometers normal. above the equator. Launching a satellite into a geostationary orbit involves a meticulously planned series of steps. The LVM-3 Plus M5 9 rocket minutes. is expected to place CMS-03 satellite at an altitude of 180 kilometers with an inertial velocity of 10.15 kilometers per second. This orbit will have a perigee at 170 kilometers, which is the shortest distance of the satellite from Earth, and an apogee of 29,970 kilometers. That is the farthest it will be in the initial orbit, which is a temporarily stable orbit. The thrusters of the satellite are fired using the propellant carried on board at a precise point so that the apogee is at 36,600 kilometers. The next phase is the circularization of the orbit through a series of fine-tuned burns at apogee. That is how the satellite's velocity and trajectory are placed at a precise slot in geostationary orbit. The designated orbital slot determines the launch window. Maintaining a satellite in geostationary orbit, ensuring its effectiveness and longevity, is quite a task in itself. Gravitational perturbations due to the celestial bodies and the space weather are common causes for the disturbance of Cryo stage satellite performance normal. position from its slot. A process known as station keeping involves firing the thrusters to counteract these forces. Presently, the cryogenic stage is operational and the performance is normal. LVM-3 भारतीय प्रमोचक यानों की श्रेणी में 5वीं पीढ़ी का प्रमोचक यान है, जिसकी क्षमता 8,000 किलोग्राम उपग्रह को निम्न भू कक्षा में ले जाने की है। LVM-3 के पिछले मिशन LVM-3 M4 में भारत के गौरवशाली चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण 14 जुलाई 2023 को हमने देखा था, जिसके माध्यम से भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश बन चुका है। 2023 में ही LVM-3 M3 और M2 ने OneWeb के कुल 36 उपग्रहों को प्रमोचित कर एक कीर्तिमान हासिल किया था। यह LVM-3 की 5वीं प्रचालन उड़ान है। जून 2017 से शुरू करते हुए 2 विकासशील उड़ानें हुई और उसके पश्चात LVM-3 रॉकेट को पूर्णतः प्रचालित कर इसमें 4 प्रसिद्ध प्रमोचन हो चुके हैं, जिसमें चंद्रयान 2, OneWeb के 2 मिशन और चंद्रयान 3 शामिल हैं। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम देख रहे हैं CMS-03 का प्रमोचन, और दर्शकों को याद दिला दें, यही वह प्रमोचक यान होगा जिसमें कुछ आवश्यक बदलाव के साथ गगनयान के रूप में प्रयोग किया जाएगा। वर्तमान में क्रायोजेनिक स्टेज प्रज्वलित है, सामान्य निष्पादन करते हुए उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहा है। We are 12.5 minutes past the launch, and the altitude attained is 179.2 kilometers. The cryo stage operational. आप देख सकते हैं
पूर्णतः अपेक्षित पथ का अनुकरण करते हुए LVM-3 लॉन्च व्हीकल वर्तमान में सापेक्ष गति 7.27 किलोमीटर प्रति सेकंड तथा ऊंचाई 174 किलोमीटर। लगभग 4,410 किलोग्राम वाला CMS-03 उपग्रह भारतीय धरा से भू समकालिक अंतरिक्ष कक्षा में प्रमोचित किया गया है। अब तक का यह सबसे भारी उपग्रह है। यह अपने आप में एक कीर्तिमान स्थापित करने वाला है। Cryo stage performance normal. Plus 14 minutes. For the present mission, the cryogenic stage is expected to operate for more than 640 seconds. CMS-03 संचार उपग्रह बहु स्पेक्ट्रमी संचार उपग्रह है जो भारतीय भूभाग सहित एक विस्तृत समुद्री क्षेत्र में अपनी सेवाएं प्रदान करने जा रहा है। क्रायो ईंधन का विशिष्ट आवेग 450 सेकंड का होता है। यही कारण है कि यह ईंधन अन्य ईंधनों की तुलना में अधिक प्रभावी व कुशल माना जाता है। यही संख्या पृथ्वी भंडारित ईंधन के लिए 315 सेकंड और ठोस नोदक के लिए 275 सेकंड की होती है। इस चरण में उच्च प्रणोद वाले क्रायोजेनिक इंजन CE-20 में 28.5 टन नोदक की मदद से कुल 200 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न हो रहा है। कुछ ही क्षणों में अंतःक्षेपण की स्थितियां प्राप्त कर ली जाएंगी। तत्पश्चात क्रायोजेनिक स्टेज बंद हो जाएगा और हमारा अंतरिक्ष यान CMS-03 को उद्देश्य कक्षा में स्थापित किया जाएगा। The trajectory of the rocket is closely following the prediction. In a few seconds from now, the cryogenic stage would have completed its operation. Up next, we will be watching the satellite injection into its intended orbit. वर्तमान में ब्रूने स्थित भू स्टेशन हम तक यान के आंकड़े उपलब्ध करा रहे हैं। यान की ऊंचाई 176 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 9.63 किलोमीटर प्रति सेकंड। क्रायोजेनिक स्टेज के सभी तंत्र सामान्य निष्पादन करते हुए CMS-03 सैटेलाइट सेपरेटेड। जी हाँ, इसकी पुष्टि हो चुकी है। CMS-03 अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक उद्देश्य कक्षा में स्थापित कर दिया गया है और इसके साथ ही यह मिशन सफल होता है। We have had a successful mission of LVM-3M5 CMS-03. 8th successful mission for the LVM-3 rocket, 5th in its operational series. CMS-03 delivered into its intended orbit.
बहुत महत्वपूर्ण है, बड़ी उपलब्धि इसरो की। CMS-03 जो कि भारतीय भूभाग सहित एक विस्तृत समुद्री क्षेत्र में अपनी सेवाएं प्रदान करेगा। काफ़ी फ़ायदा इससे मिलता हुआ नजर आएगा। ये उपग्रह यानी कि जो सैटेलाइट है वो नौसेना के लिए कनेक्टिविटी को काफ़ी बढ़ावा देगा। सुरक्षा मापदंडों पर अगर देखें तो भी काफ़ी ये महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसके अलावा ये उच्च क्षमता वाली बैंडविड्थ भी प्रदान करेगा, जिससे जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा बेहतर नज़र आएगी। और जो दूर के क्षेत्र हैं डिजिटल पहुंच में, वहां पर भी सुधार इससे मिलता हुआ नज़र आएगा। साथ ही साथ नागरिक एजेंसियों को भी इसमें मदद मिलेगी और रणनीतिक अनुप्रयोगों में भी सुधार इससे मिलता हुआ नज़र आएगा। काफ़ी वजनी है ये, 4410 किलोग्राम वजनी CMS-03 जिसका प्रक्षेपण किया गया। भारतीय धरती से भू समकालिक स्थानांतरण कक्षा में इसे प्रक्षेपित किया जा रहा है और ये सबसे भारी संचार उपग्रह होगा, यानी कि ये सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट होगा। LVM-3 के पिछले मिशन ने चंद्रयान 3 मिशन का प्रक्षेपण किया था, जिसमें भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास LVM-3 M5 launch vehicle has injected CMS-03 spacecraft to the intended orbit. Mission has been successfully accomplished. जी हाँ, अभी आपने सुना ये हर्षोल्लास का पल जब LVM-3 M5 CMS-03 पूर्णतः सफल रहा है। CMS-03 उपग्रह को उद्दिष्ट कक्षा में स्थापित कर दिया गया है। Jubilant situation here in the Mission Control Center upon the success of the mission. Up next is the address by Chairman ISRO, Dr. V. Narayanan. बहुत बड़ी उपलब्धि भारत के लिए, इसरो के लिए, क्योंकि अंतरिक्ष में जो भारत के बढ़ते हुए कदम है वो साफ तौर पर दर्शाते हैं कि किस तरह से जो तमाम रणनीतिक पहलें हैं वो आने वाले समय के लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण करती हुई नज़र आ रही हैं। और ये बहुत ही सशक्त और मजबूत भविष्य है जो आने वाले समय में और ज़्यादा इसमें जो प्रगति है वो देखने को मिलेगी। विज्ञान की दुनिया में, तकनीक की दुनिया में ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। साफ तौर पर डॉक्टर वी नारायणन जो इसरो के चीफ हैं, इस बड़ी उपलब्धि के लिए सभी को बधाई देते हुए और शुभकामनाएं देते हुए, काफ़ी लंबा संघर्ष जो इसरो ने देखा है और उसके बाद जिस तरह का सपोर्ट केंद्र सरकार की तरफ से मिला है, उसके बाद अब ये भारत के जो बढ़ते कदम हैं वो अंतरिक्ष में नए कीर्तिमान रचते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये सब कुछ सफल परीक्षण के दौरान होता हुआ नज़र आया है, जब CMS-03 को प्रक्षेपित किया गया और उसके बाद अब आगे की जो कार्यप्रणाली है उसकी प्रक्रिया को तेज़ किया जा रहा है। और आइए अब सीधे पटना का रुख करते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो अब से कुछ ही देर में वहां पर शुरू होने वाला है। प्रधानमंत्री यहां पर पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं। पुष्पांजलि अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, काफ़ी महत्वपूर्ण यह पूरा क्षण बिहार की इस धरती के लिए। पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी और भारी संख्या में लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं
और आप देख सकते हैं नृत्य के जरिए वहां पर सांस्कृतिक जो परंपरा बिहार की रही है उसके जरिए प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत यहां पर किया जा रहा है। पटना की ये तस्वीर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं और ये रोड शो इसकी शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मौजूद हैं और साथ ही साथ आप देख सकते हैं किस तरह से जो लोग हैं वो यहां पर उनकी एक छवि पाने के लिए सड़क के दोनों किनारे भारी संख्या में एक जनसैलाब नज़र आ रहा है और बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री की एक छवि पाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरा रोड शो है क्योंकि जिस तरह से बिहार से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगाव है, लोगों से लगाव है, वो देखने को मिलता है और इसीलिए प्रधानमंत्री समय समय पर बिहार जाते रहते हैं और उसके बाद पटना में जब उनकी ये रैली है तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण ये पूरा रोड शो आप देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री की एक छवि पाने के लिए लोग यहाँ पर पहले से ही मौजूद हैं और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। प्रधानमंत्री भी उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए नज़र आ रहे हैं और इसके अलावा भी तमाम ऐसी योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं जो सरकार द्वारा समय समय पर चलाई गई और उसके बाद सीधा लाभ जो है लोगों तक पहुंच रहा है और पीपल टू पीपल कनेक्ट जिसकी बात प्रधानमंत्री हमेशा से करते रहते हैं और वही ये सब कुछ दिखाता है कि जब प्रधानमंत्री लोगों के बीच पहुंचते हैं लोग कितने उत्साहित और खुश नज़र आते हैं। ये सब कुछ इसीलिए संभव हो पाता है क्योंकि प्रधानमंत्री का जो जुड़ाव है वो जन जन के नेता कहे जाते हैं और जन जन के प्रधानमंत्री कहे जाते हैं और यही सब कुछ है जो प्रधानमंत्री से सीधे कनेक्ट लोगों को करता है और यही कनेक्शन है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 11 वर्षों में बनाया है। तमाम ऐसी योजनाएं और परियोजनाएं चली जिनसे सीधा लाभ जो है वो लोगों तक पहुंचा और उसी लिए लोग भी यहां पर आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां पर स्वागत करने के लिए पहुंचते हैं और ये तस्वीरें अपने आप में उन 11 वर्षों को साफ तौर पर दिखाती हैं कि किस तरह से जो प्रगतिशील भारत है उसकी प्रगति किस तरह से और तेज़ होती हुई नज़र आई। आप देखिए आरती भी किस तरह से प्रधानमंत्री की दूर से ही छत पर यहाँ से उतारी जा रही है कि प्रधानमंत्री जब उनके बीच हैं तो इस तरह की तस्वीरें अपने आप में अद्भुत होती हैं, अतुलनीय होती हैं। ये अपने आप में विगत ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जो दिखाती हैं कि इस भारत को सशक्त करने के लिए, यहाँ के लोगों को सशक्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितना काम किया है और यही सब कुछ है कि आज जो ये तस्वीरें साफ तौर पर 11 वर्षों के उस पूरे अनुभव को संजोकर यहाँ पर जनता के बीच दिखाती हुई नज़र आती हैं। बहुत कुछ इन 11 वर्षों में हुआ है और आगे आने वाले समय के लिए जो मजबूत नींव रखी गई उसी के ज़रिए आज जो हम देख सकते हैं जो फलदायी पेड़ निकला है वो इन्हीं सब बीजों से निकला है और उसके बाद आज की ये जो पूरी यात्रा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो काफ़ी महत्वपूर्ण नज़र आ रही है। दोनों तरफ आप देखिए किस तरह से लोग प्रधानमंत्री की एक छवि पाने के लिए उनका स्वागत करने के लिए एकत्रित हुए हैं और ये झलक सड़क पर लोगों की भारी भीड़ से साफ तौर पर नजर आ रही है। राजेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, साफ तौर पर देखें तो बहुत महत्वपूर्ण पटना की ये धरती और उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन, क्या कुछ वहां पर नजर आ रहा है? कितना हर्षोल्लास वहां पर लोगों के बीच नजर आ रहा है? जी राजेश, किस तरह की तस्वीरें अभी नजर आ रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू हो चुका है। राजेश, अगर आपको आवाज मिल रही हो तो आप बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो, इसकी शुरुआत हो चुकी है, किस तरह से लोग यहां पर उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं? चलिए राजेश से हम फिर से संपर्क करेंगे। आपको बता दें कि आप देख सकते हैं कि यहां पर दोनों तरफ सड़क के दोनों किनारे किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया जा रहा है। बिहार की ये धरती, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अटूट प्रेम हमेशा से यहाँ देखने को मिला है और जो तमाम सौगातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा से दी हैं उससे लोग यहाँ पर प्रधानमंत्री की एक छवि पाने के लिए पहले से एकत्रित हुए हैं और भारी संख्या में फूलों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। फूल बरसाए जा रहे हैं और इसके अलावा आरतियाँ भी उतारी जा रही हैं। आप देख सकते हैं छत पर किस तरह से महिलाएं जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आरती उतारती हुई नजर आ रही हैं। बेहद महत्वपूर्ण यह पूरा क्षण, भावनाएं यहाँ पर जुड़ी हुई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लोगों की, जब प्रधानमंत्री उनके बीच पहुँचते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने ही जो संकल्प लिया था उसको सिद्धि तक पहुँचाने और विकसित बनाने के लिए ये
सब कुछ बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और यही सब कुछ है जो लोगों को प्रधानमंत्री के साथ जोड़ता है। उनके द्वारा किए गए कार्य, उनके द्वारा चलाई गई जो तमाम योजनाएं परियोजनाएं हैं, उनसे सीधा लाभ किस तरह से लोगों को मिलता हुआ नजर आया। इसीलिए लोग भी अभिभूत हैं और उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। भव्य रोड शो है और बड़ी संख्या में लोग यहां पर एकत्रित हुए हैं। आरती किस तरह से उतारी जा रही है ये भी आप देख सकते हैं। तो पटना की इस धरती पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर उनका रोड शो और किस तरह से लोग लगातार यहां पर उनके स्वागत के लिए एकत्र होते हुए नजर आए हैं, ये सब कुछ इन तस्वीरों में देखने को मिलता है। तो बेहद महत्वपूर्ण ये पूरा क्षण और इसी क्षण का गवाह आज हर कोई बन रहा है जो पटना में यहाँ पर जो मौजूद है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और पुष्प वर्षा के जरिए यहाँ पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। ये क्षण बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कनेक्शन लोगों के साथ रहा है उसी की झलक यहाँ पर देखने को मिल रही है। और यही सब कुछ है कि जब लोग एकत्रित होते हैं तो प्रधानमंत्री की एक छवि पाने के लिए पहले से व्याकुल नजर आते हैं और ये तस्वीरें साफ तौर पर उसकी बानगी पेश कर रही हैं। विनोद मिश्रा जी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद जी, साफ तौर पर ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं बिहार के लिए, बिहार की जनता के लिए, और प्रधानमंत्री ने जो वादे किए थे उसको जब पूरा किया तो इस तरह की तस्वीरें की साफ तौर पर नजर आ रही हैं कि जब लोग सड़क के दोनों किनारे यहाँ पर मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। विनोद जी, कहते हैं ना कि ये भारत जो है लोकतंत्र की जननी है, तो हमें आपको समझना चाहिए कि भारत का वो बिहार एक प्रांत है जो लोकतंत्र की आप कह सकते हैं कि वो जड़ में है। कि लोकतंत्र के जो दुनिया में अगर कोई नज़ारा देखते होंगे तो भारत के इस लोकतंत्र की चुनावी महापर्व में भारत में ये जो पर्व है और उसमें जो पार्टिसिपेशन है प्राइम मिनिस्टर मोदी की, ये नजारा पेश कर रहा है। जनता के बीच में जनसंवाद बनाने का देश के लोगों ने शायद इस डिकेड में जो ये नजारा देखा है शायद इससे पहले नहीं देखा होगा। ये नजारा साफ साफ दिखाता है कि जनसंवाद करने का, जनता के बीच में होने का, यह उनके बीच में होने का एहसास दिलाने का प्रधानमंत्री का जो ये रोड शो है। जब आप देखते हैं कि बिहार के लोगों में चुनाव को लेके, लोकतंत्र के इस महापर्व में शामिल होने को लेके जो एक उत्कंठा है, आकांक्षा है, उसके बीच में जब नेतृत्व देश का और उसके बाद में पार्टी का और एनडीए का के लेके उसके सवाल को लेके उन लोगों का जवाब को, अपने जवाब को लेके जब प्राइम मिनिस्टर मोदी उनके बीच में होते हैं तो ये नजारा लोकतंत्र के एक महापर्व की खूबसूरती का एक सबसे बेहतरीन आपको ये दृश्य दिखाई देता है। जी। पटना की सड़कों पे जो आप खचाखच भीड़ देख रहे हैं, चारों बगल लोगों में जो उत्साह देख रहे हैं, महिलाओं को यह आरती लेते हुए हाथ में ये इस डिकेड का मैं कहता हूं कि जो पर्व एक बताता है कि एक नेता होने का, एक राष्ट्र में एक राष्ट्रीय पुरुष होने का जो एक गौरव प्रदान करता है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को करता है। ये दृश्य दिखाता है कि जनता के बीच में जब आप जुड़ते हैं
और जनता जब आपको रिसिप्रोकेट करता है तब रोड शो में आपको दिखाई देता है कि पब्लिक का उत्साह, लोगों का उमंग, लोगों की अपेक्षाएं, लोगों के आपसे जुड़ाव होने का ये संकेत ये इस रोड शो दिखाता है। ये रोड शो पटना के इस भीड़ भाड़ सड़कों से गुजरते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये काफिला जा रहा है। एक अद्भुत नजारा भारतीय लोकतंत्र के लिए आज आप कह सकते हैं कि ये पूरी दुनिया को, इस सब दुनिया को ये सामने में एक मजबूत लोकतंत्र का एक पक्ष सामने में प्रस्तुत कर रहा है। तो बिल्कुल विनोद जी, ये तो नजर आ ही रहा है और इसके अलावा भी जो हम तमाम अलग अलग अद्भुत तस्वीरें देख पा रहे हैं कि किस तरह से आरती उतारी जा रही है। हमने देखा है कि बीते विगत कई वर्षों में महिलाओं को जो सशक्त करने की बानगी है और मुख्य धारा से जोड़ने की जो बानगी है वो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुई है और इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो राष्ट्र प्रेम है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ अभी तक लोगों को दिया है, लोगों के लिए किया है, उससे ये और साफ हो जाता है कि जो जुड़ाव है वो पहले से और ज़्यादा बढ़ा है लोगों के साथ। विनोद जी, तो जब ये सामने में है कि जो नैरेटिव बनाते थे पटना की इन सड़कों में वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे थे, उनको ये देखना चाहिए कि वोट चोरी की बात जब आप करते हैं तो देखिए ये वोट चोरी जो है वो कैसे जनता के बीच में पहुंच के एक राष्ट्रीय नेतृत्व का जो करता है वो अपना दिन रात किस तरह से लोगों के बीच में लगाता है, उसकी भावनाओं में अपनी भावना को जोड़ता है। तब आप देखते हैं आज प्राइम मिनिस्टर की 2 बड़ी रैलियां थी। आप उस रैली से निकल के और प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये पटना में जब आप रोड शो देखते हैं तो अब आपको लगता है कि ये नेतृत्व जो आज का है वो कहता है न कभी थकेंगे न कभी रुकेंगे, कर्तव्य पथ पर आगे बढ़